आप सभी छात्र छात्राओं का जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में स्वागत है। और आज एक हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो है न्यायपालिका। अब अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका को यदि हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, या उच्चतम न्यायालय, एक आपकी होती है हाई कोर्ट, जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो भारत में यदि न्यायपालिका की बात की जाए तो भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। आपसे पहला पॉइंट जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, तो आप कह दीजिएगा भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। सबसे पहली चीज़ आपको क्या बताई गई? सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताया गया न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। आपको ये बताया गया भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। और इस एकीकृत न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो हम सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा पीछे से आते हैं, इसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या आया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा गया था वो सुनिए आप। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। कहा क्या गया था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। और इसको फॉलो करते हुए, इसे विचार में लेते हुए, इम्पॉर्टेंट है ये, 1774 में स्थान है कलकत्ता। 1774 में स्थान है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। अगर अन्य न्यायाधीशों की बात कर ली जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 1774 में। किसके आधार पर हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर हुई। और अन्य न्यायाधीशों की बात की जाए तो हाइड, लेमेस्टर और चेम्बरलिन।
हमने आपको क्या बताया, हमने आपको न्यायपालिका हमें आपको पढ़ाना है। न्यायपालिका में हम पढ़ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। हमने सबसे पहली चीज़ आपको क्या बताई, हमने आपको ये बताई कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। और इस एकीकृत न्याय व्यवस्था की शुरुआत कैसे होती है, तो शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, और इसे फॉलो करते हुए 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और अन्य न्यायाधीशों में हार्ड, लेमेस्टर और चेम्बरलिन थे। आपसे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, भारत में सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे। बार बार प्रश्न रिपीट हुआ है, ये बाद में सेकेंडरी आप तैयार कर लीजिएगा। आपसे ये पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। फिर आपसे पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1774 में थी। कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे थे। ये तो कहानी पहले की थी। अब थोड़ा सा और हम इसका इतिहास को आगे बढ़ाते हैं, तो समय आता है 1935। 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि संघीय भावनाओं को देखते हुए, कहा क्या गया था कि संघीय भावनाओं को देखते हुए संघीय भावनाओं को देखते हुए एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाए। एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाए, फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाए। स्थापना की जाए। ध्यान दीजिएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि संघीय भावनाएं, देखिए 1935 के अधिनियम में कहा गया था कि संघीय भावनाओं का विकास किया जाए। तो उस संघीय भावनाओं को देखते हुए एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का सुझाव दिया गया था, और इसे फॉलो करते हुए 1935 के अधिनियम को फॉलो करते हुए 1937 में दिल्ली में मॉरिस ग्वायर की अध्यक्षता में संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या देखा था, वो ये देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर यह कहा गया था कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। इसे फॉलो करते हुए 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। हार्ड, लेमेस्टर, चेम्बरलिन इसके अन्य न्यायाधीश थे। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें संघीय भावनाओं का उल्लेख किया गया था, और इस संघीय भावनाओं को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए 1937 में दिल्ली में मॉरिस ग्वायर की अध्यक्षता में एक सर्वोच्च न्यायालय के, एक फेडरल कोर्ट या यूँ कहा जाए संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। फिर 26 जनवरी 1950 को, तीसरा जो आपका पॉइंट होगा वो ये होगा कि 26 जनवरी 1950 को, रुकिए इसको मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, कह रहा है 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में इसे संविधान में स्थान दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में संविधान में स्थान दिया गया। स्थान दिया गया और कहा गया कि यह देश का, और कहा गया यह देश का सर्वोच्च अपीली संस्थान होगा। क्या होगा? यह देश का सर्वोच्च अपीली संस्थान होगा। सर्वोच्च अपीली संस्थान होगा। इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान में स्थान दिया गया और कहा गया कि यह देश का सर्वोच्च अपीली संस्थान होगा। अब सर्वोच्च अपीली संस्थान का मतलब क्या होता है, इसे आप सुनिए। देखिए, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, वो देश का सर्वोच्च अपीली संस्थान नहीं होता था। वो होता था क्या कि यदि आप उससे असंतुष्ट हैं, मतलब आप उस सुप्रीम कोर्ट से असंतुष्ट हैं, तो आप उसके विरुद्ध पीवी काउंसिल में जा सकते हैं। पीवी काउंसिल। अब पीवी काउंसिल क्या होती थी? ये लंदन में होती थी और वहाँ का राजा और लॉर्ड सभा के 5 सदस्य आपस में मिलकर बैठते थे, तो वो आपकी पीवी काउंसिल हो जाती थी जो न्यायिक निर्णयों को देती थी। फिर 1937 में भी जो मॉरिस ग्वायर की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसके खिलाफ भी आप पीवी काउंसिल में जा सकते हैं यदि आप निर्णयों से असंतुष्ट हैं तब। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया पूर्ण रूप से, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान में स्थान दिया गया और कहा गया कि यह देश का सर्वोच्च अपीली संस्थान होगा। जैसे होता क्या है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मुकदमा लड़ते हैं और हार जाते हैं। हारने के बाद आप हाई कोर्ट चले जाते हैं, सिंगल बेंच में जाते हैं। जब सिंगल बेंच उस फैसले को, आप उस फैसले से असंतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर आप डबल बेंच में जाते हैं। उस डबल बेंच के बाद यदि फिर भी आप असंतुष्ट होते हैं तो पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं। वहाँ से आप असंतुष्ट होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। वो देश का सर्वोच्च अपीली संस्थान है। बस यही बात आपको बतानी थी। अब हम मुख्य रूप से आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय या आपका है ये उच्चतम न्यायालय। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में, किस भाग में? भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लगाकर 124 से लेकर 147 तक, एक भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। अब अगली लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, जब तक संसद विधि के द्वारा, जब तक संसद विधि के द्वारा इनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं करता है, विधि के द्वारा सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं करता है, वृद्धि नहीं करता है, तब तक इनकी संख्या 7 + 1 = 8 होगी। पूरी लाइन को हम फिर से बता रहे हैं, उसको ध्यान से आप सुनिएगा। प्रश्न क्या है उसे आप पहले सुन लीजिए। पूछा गया था मूल संविधान में कुल कितने न्यायाधीश थे, कुल कितने न्यायाधीश थे। अब भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि जब तक संसद विधि के द्वारा इनकी सदस्य संख्या में वृद्धि नहीं करती है, तब तक इनकी सदस्य संख्या जो होगी वो 7 + 1 = 8 होगी। यानी कहने का मतलब होगा मूल संविधान में कितने न्यायाधीश थे, तो आप कहेंगे मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 8। अब इनकी संख्या समय समय पर बढ़ाई गई और वो कब बढ़ाई गई और कैसे कैसे बढ़ाई गई उसे आप देख लीजिए। वहाँ पे कहा गया कि जब तक संसद विधि के द्वारा इनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं करती तब तक इनकी सदस्य संख्या 7 + 1 = 8 होगी। ये वृद्धि कब कब की गई है, पहला आप देखिएगा। पहली वृद्धि की गई थी 1956 में। कब की गई थी, तो आप कहेंगे 1956 में। जो न्यायाधीशों की संख्या है 10 + 1 = 11। देखिए 10 अन्य न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है। इस चीज़ को आप समझिएगा। पहली वृद्धि कब की गई थी, तो आप कहेंगे पहली वृद्धि की गई थी 1956 में, सदस्यों की संख्या 10 + 1 = 11 कर दी गई। फिर दूसरी बार वृद्धि कब की गई, तो दूसरी बार वृद्धि 1960 में की गई थी और जो सदस्य संख्या थी वो 13 + 1 = 14 कर दी गई थी। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश, 13 अन्य न्यायाधीश। तीसरी वृद्धि जो की गई थी वो 1977 में की गई थी। यहाँ पे क्या किया गया था कि 17 + 1 बराबर संख्या हो गई 18। मतलब 17 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल न्यायाधीशों की संख्या 18 है। फिर चौथी वृद्धि जो की गई थी वो 1986 में की गई थी और वो सदस्य संख्या थी 24 + 1 = 25। मतलब 1986 में एक बार और वृद्धि की गई और वो सदस्यों की संख्या कर दी गई 24 + 1 = 25। पांचवी बार फिर वृद्धि की गई, ये वृद्धि की गई थी 2009 में। फिर न्यायाधीशों की संख्या 30 + 1 = 31 कर दी गई। अंतिम बार जो लास्ट वृद्धि हुई है वो हुई है 2019 में और न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1 = 34 है। यदि आपसे पूछा जाए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 34 है। 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। एक बार फिर से हम इसे रिवीजन करवा रहे हैं आपको, एक बार ध्यान से देखिएगा इसको। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लगाकर
147 तक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है और कहा गया है जब तक संसद विधि के द्वारा इन सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं करता है, इनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं करता, तब तक इनकी संख्या 7 + 1 होगी बराबर 8 होगी। 7 + 1 बराबर 8 होगी। यानी आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कुल कितने न्यायाधीश थे, तो आप कहेंगे 8। कुल कितने न्यायाधीश थे, तो 8। अब इनकी जो वृद्धि की बात की जाती है तो सबसे पहले वृद्धि की गई थी 1956 में। ये 56 में वृद्धि की गई थी, 10 + 1 बराबर 11 थी। फिर दूसरी वृद्धि 1960 में की गई, ये 13 + 1 बराबर 14 थी। फिर तीसरी वृद्धि 1977 में की गई, ये 17 + 1 बराबर 18 थी। फिर चौथी बार वृद्धि 1986 में की गई, 24 + 1 बराबर 25 थी। 2009 में वृद्धि की गई, 30 + 1 बराबर 31 थी। 2019 में जो वृद्धि की गई वो 33 + 1 बराबर 34 थी। यानी आपसे पूछा जाए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, 80 में न्यायाधीशों की संख्या 80 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आप कह देगा 34। मूल संविधान में कितनी थी, 8। इस चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तक तो हो गया, अब इसके आगे हम चलते हैं। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और कैसे होती है। चर्चा हमारी अभी इस बात पे होगी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ टेक्निकल लाइनें हैं जिसे आप पहले सुन लीजिएगा, इत्मीनान से पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो होता है अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजे साहब की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति, तथा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये तो था मूल। अब आप कॉन्सेप्ट सुनिए, ये क्या रहा है कि अनुच्छेद 124 कहता है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। लेकिन शर्त कुछ है। शर्त क्या है, एडवोकेट रिकॉर्ड रिकॉर्ड 1993, एडवोकेट रिकॉर्ड ऑन 1993। इसमें क्या कहा गया है, किसी न्यायाधीश की, मतलब आप ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को,
किसी न्यायाधीश की, किसी न्यायाधीश की, किसी न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति तब होगी, किसी न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति तब होगी जब उसके नाम का सुझाव मुख्य न्यायाधीश ने किया हो, मुख्य न्यायाधीश ने किया हो। क्या कह रहा है कि एडवोकेट रिकॉर्ड 1993 के अनुसार किसी न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति तब हो सकती है जब उसके नाम का सुझाव मुख्य न्यायाधीश ने किया हो और यह सुझाव दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से लेकर किया हो, दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से लेकर दिया हो। क्या कह रहा है एडवोकेट रिकॉर्ड ऑन 1993 कहता है किसी न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति तब होगी जब उसके नाम का सुझाव मुख्य न्यायाधीश ने किया हो और यह सुझाव दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से किया हो, जैसे दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से। लेकिन 1998 में 4 न्यायाधीशों के परामर्श से किया जाता है। 1998 में 4 न्यायाधीशों के परामर्श का प्रावधान किया गया, जो इस समय लागू है, जो अब लागू है। अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए आप। जैसे कोई न्यायाधीश है, कोई भी न्यायाधीश है, ये कोई न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कब होगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसकी नियुक्ति कब होगी। तो एडवोकेट रिकॉर्ड ऑन 1993 ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति आपकी तब होगी जब मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया हो आपके नाम का। मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया फला व्यक्ति को ए को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाए, ये सुझाव उन्होंने दे दिया। लेकिन ये सुझाव जो है वो 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से लेकर करेंगे, जो 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनसे लेकर करेंगे। लेकिन 1998 में नियम बदल दिया गया, अब कहा गया कि 2 नहीं, अब 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से लेकर यदि किसी न्यायाधीश के नाम का सुझाव देते हैं तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट में आपका न्यायाधीश बनेंगे। तो एक बार फिर से नियुक्ति प्रक्रिया को हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 कहता है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत में राष्ट्रपति जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के बाद मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड 1993 आया। उस 1993 में ये कहा गया कि किसी न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति तब होगी जब उसके नाम का सुझाव मुख्य न्यायाधीश ने किया हो और यह सुझाव जो किया हो वो 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श लेने के बाद किया हो। जैसे किसी को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाना है, मुख्य न्यायाधीश सीजे साहब रिकमेंड कर रहे हैं राष्ट्रपति के सामने, तो वो अपना जो सुझाव है वो 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से करने के बाद करेंगे। लेकिन 1998 में नियम में परिवर्तन किया गया, कहा गया कि अब 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से ये चीज़ किया जाएगा। तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट के
जजों की नियुक्ति कैसे होती है। अब हम बात कर लेते हैं योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले योग्यता। जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है योग्यता। अगर आप उन योग्यताओं पर के मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं तो योग्यताएं अयोग्य मान दी जाती हैं। तो जो सबसे पहली योग्यता होती है वो ये होती है कि वह भारत का नागरिक हो। क्या होती है? वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता तो ये होती है कि वह भारत का नागरिक हो। और यदि दूसरी योग्यता की बात की जाए तो कम से कम, दूसरी बात की जाए तो कम से कम 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। क्या रहा है कि कम से कम 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। कम से कम 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। मतलब हाई कोर्ट में वो न्यायाधीश रहा हो, या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत किया हो। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में दस वर्ष तक वकालत किया हो। दस वर्ष तक वकालत किया हो। एक लास्ट पॉइंट आप देखिएगा, तीसरा, राष्ट्रपति की नज़र में कुशल विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति की नज़र में कुशल विधिवेत्ता हो। योग्यता की हम बात करें राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए सीजे साहब या मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए या न्यायाधीश के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो योग्यता की बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ कह रहा है कि वह भारत का नागरिक हो। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। यदि अमेरिका की बात कर ली जाए तो वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है अमेरिका के संविधान में कि वह अमेरिका का जन्मना नागरिक हो। मतलब अमेरिका में चाहे आप किसी भी पद पे रहिए, जो वहाँ पे जो प्रावधान योग्यताओं की बात की जाती है वहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है कि वह अमेरिका का जन्मना नागरिक हो। मतलब जन्म से ही वहाँ पे रहता हो। यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे बस कहा गया कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात कही गई है कि वह कम से कम 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो। जैसे हमारे यहाँ जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो 25 है। उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो इस समय 25 है। कह रहा है कि एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में वह न्यायाधीश रहा हो, या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत किया हो। मतलब
ये उच्च न्यायालय है, यहाँ पर उसने 10 साल तक लगभग 10 साल तक वकालत किया हो, ये उसकी योग्यता होनी चाहिए। जो लास्ट तीसरा पॉइंट आपको लिखवाया गया कि राष्ट्रपति की नज़र में कुशल विधिवेत्ता हो, ये सारी योग्यताएं न हों, लेकिन राष्ट्रपति को लगे कि फला व्यक्ति संविधान का अच्छा जानकार है, तो उसे भारतीय दंड संहिता का अच्छा जानकार है, भारतीय संविधान के हर पार्ट्स को वो अच्छे तरीके से जानता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी कुशल विधिवेत्ता को भी भारत का राष्ट्रपति न्यायाधीश बना सकता है। लेकिन अब तक भारतीय इतिहास आपको भी हम बता रहे हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में एलिजा इम्पे साहब मुख्य न्यायाधीश हुए, और जब देश आज़ाद हुआ, कानिया से लगा के हीरालाल जे कानिया से लगा के NV रमन्ना तक 48वें न्यायाधीश हुए हैं। अब तक इस आधार पर, ये जो आधार है राष्ट्रपति की नज़र में कुशल विधिवेत्ता हो, इस आधार पर किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई है। बस एक लाइन आप याद रखिएगा, इन आधारों पर अब तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। अब 2-3 चीज़ें हैं, उसे आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट, मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट्स को आप नोट में डाल दीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे व्यवहारिक तौर पे पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट ये है कि रिटायर होने के बाद, मतलब रिटायर होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राजनीतिक पद ग्रहण करेगा या नहीं। राजनीतिक पद ग्रहण करेगा या नहीं, इस पर संविधान मौन है। पहली बात आप समझिए, क्या रहा है, कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वो रिटायर जब हो जाता है अपने पद से, वो रिटायर होने के बाद क्या राजनीतिक पद ग्रहण करेगा या नहीं करेगा, तो इस पर संविधान मौन है। मौन का मतलब वह ग्रहण कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मैक्सिमम आप देखते ही होंगे, रिटायर होने के बाद किसी राज्य का राज्यपाल या कोई अन्य संवैधानिक बड़ा पद दे दिया जाता है, तो संविधान मौन है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर होने के बाद किसी न्यायालय में कोई वकालत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायर्ड होने के बाद या अवकाश ग्रहण के बाद किसी न्यायालय में कोई वकालत नहीं करेगा, कोई वकालत नहीं करेगा। राजनीतिक पद ग्रहण करेगा या नहीं करेगा, इस पर संविधान आपका मौन है। लेकिन रिटायर होने के बाद वकालत करेगा कि नहीं करेगा, इस पर सीधे सीधे प्रतिबंध लगा दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर्ड होने के बाद किसी न्यायालय में कोई वकालत का कार्य नहीं करेगा। रीज़न इसका ये है कि यदि वो किसी न्यायालय में वकालत का कार्य करता है तो न्यायिक व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी, क्योंकि वो देश के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है। अब
तीसरा जो पॉइंट है, इसमें कुछ अनुच्छेद हैं, 3 आर्टिकल्स हैं, 3 अनुच्छेद हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला आता है अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 क्या कहता है कि यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 कहता है मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। बात को आप सुनिएगा। जैसे हमने अभी आपको बताया, डिटेल बताया कब 56, 60, 77, 86, फिर 2009, 2019 लगातार न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि की गई। हमने आपको मूल संविधान में भी बताया कि 7 + 1 = 8 न्यायाधीश थे। यदि ऐसी स्थिति बनती है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो जो अन्य न्यायाधीश रहते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 कहता है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। फिर अनुच्छेद 127, ये भी महत्वपूर्ण है। ये क्या कहता है? इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सत्र आयोजन के समय, सुप्रीम कोर्ट के सत्र आयोजन के समय, सत्र आयोजन के समय, सुप्रीम कोर्ट का सत्र आयोजन के समय, देखिए आप लोकसभा राज्यसभा को भी आपने पढ़ा है, आपने विधानसभा और विधान परिषद को भी पढ़ा है। वहाँ पे आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि सत्र आयोजन के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता होती है, मतलब न्यूनतम सदस्यों की संख्या रहना अनिवार्य होता है। ठीक उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के सत्र आयोजन के समय यदि गणपूर्ति नहीं है, यदि गणपूर्ति नहीं है, सदस्यों की संख्या न्यूनतम संख्या नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से ध्यान दीजिएगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। दो सवाल हैं यहाँ पे, दोनों को ध्यान से आप सुनिएगा। पहले इसको एक बार फिर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के सत्र आयोजन के समय यदि गणपूर्ति न हो तो जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के परामर्श से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अब दो सवाल हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है ये कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राष्ट्रपति नहीं करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। पहली चीज। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा प्रश्न है, जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कहाँ होती है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति बस सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में होती है।
तीसरी बात आप देख लीजिए, अनुच्छेद 128 ये क्या कहता है? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तथा फेडरल न्यायालय, संघीय न्यायालय जो स्थापित हुआ था, फेडरल कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों से न्यायिक कार्य के लिए अनुरोध कर सकते हैं। न्यायाधीशों से न्यायिक कार्य के लिए अवरोध कर सकते हैं। उनके वेतन और भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। 3 आर्टिकल्स थे, हम एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। क्या क्या था? जो सबसे पहली चर्चा हमारी यहाँ पे जो हो रही वो ये हो रही कि जब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करता है, अवकाश ग्रहण करने के बाद क्या वो राजनीतिक पद ग्रहण करेगा? तो इस पर आपका संविधान मौन है, संविधान ने कुछ नहीं कहा है। फिर कहा है कि अवकाश ग्रहण करने के बाद जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा, क्या वो कहीं वकालत कर सकता है? तो आप कह सकते हैं नहीं करेगा, किसी भी न्यायालय में कोई वकालत नहीं करेगा। और 3 अनुच्छेद आपको बताए गए हैं जो तीनों ही महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले बताया गया अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 कहता है कि मुख्य न्यायाधीश का यदि पद रिक्त रहता है तो राष्ट्रपति जो होता है वो अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक व्यक्ति को भारत का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। पहली बात कहता है अनुच्छेद 126। 127 क्या कहता है? अनुच्छेद 127 ये कहता है कि यदि सत्र का आयोजन करते समय गणपूर्ति न हो, मतलब न्यूनतम सदस्यों की संख्या न हो, तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के परामर्श से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? तदर्थ न्यायाधीशों की। और 2 बातें आपको बताई गई। सबसे पहली बात बताई गई तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नहीं, मुख्य न्यायाधीश सीजे साहब करते हैं। तीसरी बात यहाँ पे जो दूसरी बात बताई गई, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ होती है? तो आप करेगा सुप्रीम कोर्ट में होती है। फिर तीसरी अनुच्छेद 128। 128 को आप एक बार फिर से देखिएगा। जैसे न्यायिक कार्य बढ़ जाए, न्यायिक कार्य यदि बढ़ जाए तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श लेकर, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श लेकर हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और फेडरल कोर्ट के जज, फेडरल कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या जज, न्यायाधीश से कार्य ले सकता है, कार्य ले सकता है। इनके वेतन और भत्ते का निर्धारण, वेतन भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। ये तीनों पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कार्यकाल। कार्यकाल को हम देखेंगे कल, और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।